हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। आई होप आप सभी ने ये न्यूज़ पढ़ ली होगी। यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पे बोला जा रहा है जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो डिविडेंड पे आउट करेगा 15,000 करोड़ का। अभी ये ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये सोर्सेस के द्वारा बोला गया है। अब यहाँ पे ना, जब मैं इस न्यूज़ को पढ़ रहा था तो मैं यहाँ पे मैंने चार चीजें देखी। पब्लिक सेक्टर बैंक, आई होप इसके बारे में आप लोगों को पता होगा डिविडेंड क्या होता है। अब ऐसा नहीं है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक की यहाँ पे हम लोग बात करें, डिविडेंड हर किसी का हो सकता है। एक कंपनी का भी हो सकता है, गवर्नमेंट का भी हो सकता है, एक कॉर्पोरेशन का भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, एक प्राइवेट लिमिटेड का भी हो सकता है। तो ये डिविडेंड का मतलब आप ये समझ सकते हो, डिविडेंड को हम स्टॉक मार्केट की भाषा में प्रॉफिट कहते हैं। ये डिविडेंड केवल उसी को ही मिलेगा जिसने उस कंपनी का शेयर ले रखा है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लीजिए आपका जो अकाउंट है, आपका जो सेविंग अकाउंट है वो एसबीआई में, और एसबीआई अभी बहुत प्रॉफिट में चल रहा है, तो वो अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा आपके अकाउंट में डाल देगी। ऐसा नहीं है। यदि आपका अकाउंट नहीं है एसबीआई में, लेकिन आपने एसबीआई के स्टॉक मार्केट में स्टॉक शेयर्स ले रखे हैं, तो आपको जब जब एसबीआई यहाँ पर प्रॉफिट कमाएगी तो वो आपके स्टॉक में, या फिर आपके स्टॉक प्रति स्टॉक जितने भी आपके पास, मान लीजिए 100 स्टॉक है, तो उन्होंने बोला कि हम एक स्टॉक का 1 रुपए डिविडेंड देंगे, तो आपको 100 रुपए मिल जाएगा। और मान लीजिए जब उन्होंने आपको डिविडेंड दिया, उस टाइम पे एक शेयर की प्राइस 1 रुपए थी, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम लोग 100% डिविडेंड देंगे। तो यहाँ पर अब आपको मिले, तो यहाँ पर आपको 1 रुपए मिला है, तो यहाँ पे उस स्टॉक की जो प्राइस है वो लिस्टिंग कितनी हो जाएगी, अब 2 रुपए हो जाएगी। कितना, क्योंकि जितना भी डिविडेंड उसमें जुड़ता है वो प्राइस एग्जैक्टली उसमें ऐड हो जाता है जब हम शेयर की बात करते हैं। यहाँ पे एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मिनिमम टोटल कैपिटल एडिक्वेसी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको समझना है आप लोगों ने। तो यहाँ पर ना, ये जो आपकी न्यूज है इसको मैं सरलता से आप लोगों को समझाऊंगा। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक जो डिविडेंड पे करेगा वो 15,000 रुपए का देगा इस बार फाइनेंशियल ईयर 2024 में। एक्सेस का मतलब क्या है भाई? डिविडेंड एक्सेस ही होता है, सरप्लस ही होता है। प्रॉफिट के बाद भी आपको जो डिविडेंड आता है दैट इज सरप्लस। सरप्लस का आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका डिविडेंड, जो ये पे करती है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को। अब यहाँ पे बात करते हैं जो पहले 3 क्वार्टर्स थे हमारे करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के। ओके, जो कि मैंने आपको बताया था अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, दिसंबर तक हमारे 3 क्वार्टर खत्म हो जाते हैं, जनवरी फरवरी मार्च हमारा फोर्थ क्वार्टर होता है करंट फाइनेंशियल ईयर का। तो जो 12 के 12 सरकारी बैंक है, उन्होंने टोटल प्रॉफिट अभी तक 98,000 करोड़ कमा लिया है। 7,000 करोड़ कम है अभी तक। हमारे एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 के जितना भी डिविडेंड था, उतना प्रॉफिट था हमारा, उसके एंटायर सिर्फ 7,000 करोड़ कम है। तो आई होप 3 महीनों में इन्होंने इससे ज्यादा, कैसे 3 गुना कमा लेंगे ये। अगर हम बात करते हैं लास्ट ईयर, चलो अब हमने यहाँ पे देखा कि ये 3 क्वार्टर में अभी तक इन्होंने 1 लाख करोड़, हमने इसको राउंड ऑफ कर लेते, 1 लाख करोड़ इन्होंने 3 क्वार्टर में कमा लिया है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं पिछले साल की हम बात करते हैं, अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, पिछले से पिछले, जब हमको पूरा का पूरा डाटा पता है, तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आया था वो 1.05 लाख करोड़। अब ये था 4 क्वार्टर्स का 2021-22 का। अब ये इन्होंने इस बार 2024 की बात करता हूं मैं, तो इन्होंने इस बार ये 3 क्वार्टर में ही कमा लिया, यानी कि 3 महीने और बचे हुए हैं। सिर्फ 5,000 ही तो कम है, 5,000 करोड़ तो कम है अगर देखा जाए तो। वैसे 7,000 करोड़ कम है, लेकिन 5,000 करोड़ कम है। अब यहां पर हम देखेंगे कि टोटल फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने 2021-22 में कितना कमाया था, 66,539 करोड़। और ये इनका 4 क्वार्टर का है, ये इनका 3 क्वार्टर का है। तो समझ लीजिए बैंकिंग सेक्टर अभी कितना प्रॉफिट में जा रहा है। गवर्नमेंट ने टोटल अभी 13,804 करोड़ का डिविडेंड अर्न किया है, जो कि पिछले बार के डिविडेंड से 58% हाइयर है। पिछले फाइनेंशियल ईयर से उतना हाइयर डिविडेंड का मतलब क्या है भाई? प्रॉफिट के ऊपर जो सरप्लस हमको मिला है वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा। 8,718 हमने पिछले बार कमाया था, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। इस बार हमारा 13,804 करोड़ है, 58% हाइयर है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि इस बार गवर्नमेंट ने कितना परसेंट डिविडेंड अर्न किया है कंपेयर टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर। रिजर्व बैंक की हम बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको जितना भी प्रॉफिट मिला आप अपने शेयर होल्डर को बांट दो। तो यहाँ पर रिजर्व बैंक ने कुछ गाइडलाइंस बना रखी है, एनपीए को बता रखा है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मिनिमम कैपिटल एडिकेसी रेशियो को बता रखा है कि आपको इतना मेंटेन करना है, तभी आप डिविडेंड बता सकते हो, तभी आप डिविडेंड दे सकते हो। तो गाइडलाइन प्रपोज करी गई है बैंक को, तभी जाकर वो अपना डिविडेंड
दे सकती है, जैसे कि आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मिल जाएगा। अभी बाकी बैंक ने तो आपने डिविडेंड दिखाया ही नहीं है, क्योंकि वो ज्यादातर लॉस में चल रहे होते हैं। जब उनको फायदा हो रहा था तो उस फायदे से वो अपने लॉस की भरपाई करते हैं। कमर्शियल बैंक को यहाँ पर टोटल जो आपका मिनिमम MTCA यानी कि मिनिमम टोटल कैपिटल एडिक्वेसी है 11.5 रखना पड़ेगा अगर आपको डिक्लेयर करना है डिविडेंड। और ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, किस बैंक का कितना घाटा चल रहा है उसके हिसाब से उसका एडिक्वेसी रेशियो बढ़ जाए या घट सकता है। पहली चीज तो बैंकिंग की शुरुआत भारत में बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन अगर मैं सरकारी बैंक की बात करता हूँ, जब गवर्नमेंट ने बैंकिंग सेक्टर में कदम रखा, वो रखा 1921 में बना हुआ एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जिसे 3 प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बनाया गया था। बाद में इसी को 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। इसके बाद इसके सब्सिडरीज को भी यहाँ पे समथिंग 1968-69 में मिला दिया गया था। अच्छा, 60% जो स्टेक था ना इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, जब इन्होंने SBI बनाया तो रिजर्व बैंक ने अपने पास रखा, यानी कि भारतीय सरकार ने अपने पास रखा और उसका नाम रख दिया SBI। और 1959, सॉरी मैं 69 बोल रहा था, 59 में इसके जो 7 सब्सिडरी बैंक थे, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेंद्रपुर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, ओके, ऐसे कुछ बैंक थे, इनको यहाँ पर आपस में मिला दिया। और पर्टिकुलरली इसके सारे के सारे जो स्टेट बैंक्स थे, जैसे कि आप वैसे तो 2017 समथिंग में ये जो सब्सिडरी बैंक थे उसको मिलाया गया, लेकिन अदर इसके स्टेट बैंक के कुछ और सब्सिडरीज थे जो इससे मिलते जुलते थे, उनको 1959 में मिलाया गया था। अच्छा, नेशनलाइज बैंक क्या होते हैं? जहां पे जो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग का मतलब है, गवर्नमेंट के पास टोटल जो उसके स्टॉक है 100%, उसका 60% स्टॉक उनके पास होगा, तो 50% स्टॉक उनके पास होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये बैंक नेशनलाइज बैंक है, ये बैंक गवर्नमेंट बैंक है। इस बैंक का मेन फोकस क्या है? इस बैंक का मेन फोकस जो फोकस है वो है रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट। ये इसके मेन एम होते हैं। प्रॉफिट अर्निंग भी इसका एक मेन एम है, लेकिन वो ऐसे ओपनली नहीं कहा जाता। जैसे आप देखोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सरकार की हिस्सेदारी 60% लगभग है, कैनरा बैंक में 63% समथिंग है, बैंक ऑफ बड़ौदा में 64% समथिंग है, PNB में 73% समथिंग है, इंडियन बैंक में 80% है, बैंक ऑफ इंडिया में 81% है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 77% है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 91% है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 93% है, यूको बैंक में 95% है, इंडियन ओवरसीज बैंक में 96% है, और पंजाब एंड सिंध बैंक में 98% गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी वेरियस अदर तरीकों से हो सकती है। मान लीजिए LIC ने पैसा लगा रखा है किसी बैंक में अपना, मान लीजिए किसी फाइनेंस मिनिस्ट्री तो नहीं लगाएगी, ये अपने अंडर में आने वाले इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही इन बैंकों में पैसा लगाती है, और उस पैसे को हम लोग गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग के अंतर्गत ही गिनते हैं। अब यहाँ पे डिविडेंड क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, जब कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, चाहे वो बैंक है चाहे कोई भी है, वो पेड करती है अपने पीपल्स को जिन्होंने ये शेयर ले रखा है, जो कि शेयर होल्डर्स होते हैं। अगर कोई भी अमाउंट, कोई भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं किया जाएगा तो उसको दोबारा से ही उसी बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर दिया जाएगा, उससे लॉस की भरपाई होगी, पुराने लॉस की। अब ये जो डिविडेंड होते हैं अमूमन ये आपको क्वार्टरली मिलेगा, हर 3 महीने में मिलेगा। ओके, ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, हर 3 महीने में ये डिविडेंड को अनाउंस करते हैं। या तो आप रीइन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर एडिशनल स्टॉक आपको ये दे सकते हैं, या फिर कैश में तो बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, यहाँ पे ना एक डेट आती है, जब भी कभी कोई कंपनी कोई बैंक यहाँ पे बोलता है कि हम लोग इतना डिविडेंड देंगे आपको, तो एक डेट देंगे ये आपको। जैसे मान लीजिए इन्होंने मई 5 की डेट दी, मंडे की, 2024 की, 2023 की मान लीजिए आप यहाँ पे। तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने शेयर होल्डिंग इससे पहले की करी होगी, इससे पहले शेयर लिया होगा, तो उसको यहाँ पे डिविडेंड आराम से मिल जाएगा। लेकिन जिसने ऑन एंड आफ्टर, यानी कि किसी ने 5 मई को स्टॉक लिए, 6 मई को स्टॉक लिए, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। ये होती है एक्स डिविडेंड डेट। ठीक है, कट ऑफ डेट भी आती है कि भाई ये डेट है, इस डेट से पहले अगर आपने लिया होगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कट ऑफ डेट भी आप इसे कह सकते हो। अब बैंक को एलिजिबिलिटी शो करनी होती है कि अगर उसे डिविडेंड शो करना है, अपना फायदा शो करना है, अपना सरप्लस शो करना है उसे अपना, तो यहाँ पे उसके पास ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी जरूरी है, और बैंक टू बैंक वेरी करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। CRAR ये 9% होना चाहिए 2 कंप्लीट ईयर्स में, 2 साल लगातार।
अकाउंटिंग ईयर फॉर विच इट्स प्रपोज टू डिक्लेयर डिविडेंड, और जिस ईयर में आप, जिस साल में आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो उसको तो आपने ऐड करना ही करना है। और आपका जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो 7% या उससे कम होना चाहिए, कई जगह पे 5% भी है किसी बैंक में। जो CRAR है, फाइनेंशियल रेशियो दैट मेजर्स आप बैंक कैपिटल टू, CRAR क्यों जरूरी है? CRAR क्यों जरूरी है? मान लीजिए आपके बैंक के साथ कोई धोखा करके, कोई फ्रॉड करके भाग गया, विजय माल्या है ना, नीरव मोदी है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे ऐसे, मेहुल चौकसी है, ये लोग धोखा देके भाग गए, आपके बैंक का पैसा लेके भाग गए। तो आपका जब वो पैसा लेके भागेंगे, आप उसे कब लोगे, कब उसको पकड़ोगे, वो आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन तब तक तो आपको लॉस रहेगा ना। तो जब भी ये लॉस, ऐसे सिचुएशन आती है, तो आपके पास क्या स्थिति है आपके बैंक की कि आप उस स्थिति से ओवरकम कर लोगे, उसको हम बोलते हैं CRAR। इसका मतलब कभी भी कोई रिस्क आएगा तो आपके पास कितनी अमाउंट है, जब आप उस रिस्क की भरपाई कर लोगे अकेले, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितना आपका हायर ये होगा CRAR, ठीक है, इसका मतलब आपकी जो पोजीशन है वो उतनी ही बेटर है। समझ में आ गया CRAR? अच्छा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? ये सभी को पता होगा, जो परफॉर्म नहीं करते, जो बैंक के लिए घाटे साबित होते हैं। बैंक की बिल्डिंग भी एक तरीके से एनपीए है, क्योंकि बिल्डिंग में उनको किराया देना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ कि डिफॉल्टर लोन लोन लिया, पैसा नहीं दिया, ओके, बोरो तो कर लिया, लेकिन उसने टाइमली रिपेमेंट नहीं करी। आपके बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लिया, लेकिन वो उसका पेमेंट ही नहीं कर रहा है, आउटस्टैंडिंग ड्यूज का, यानी कि जो 20,000 उसने खर्च करे थे, ये पे ही नहीं कर रहा है, तो ये आपका एनपीए में आ गया। ये लोन आपका एनपीए में आ गया, जो वो दे ही नहीं रहा है। मान लीजिए आपका जो उसने हाउसिंग लोन लिया था आपसे, वो आपका इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर रहा है, या फिर आपका प्रिंसिपल पे नहीं कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर दिया है, प्रिंसिपल पे नहीं कर, ये आपका एनपीए में आ गया। आपसे बिजनेस लोन लिया था, एडवांसेस, एडवांसेस क्या होते हैं? लोन भी आप एडवांसेस ही तो कह सकते हो ना, क्योंकि ये पैसा तो आप बाद में चुकाओगे। आपसे एडवांस लिया था उसने बिजनेस लोन का, लेकिन बिजनेस घाटे में चला गया, वो पे ही नहीं कर सकता। आप उसको कैसे लोगे? उसने सब कुछ अपना बेच दिया है, तो ये भी आपका एनपीए में आ जाता है। अगर एनपीए है तो बैंक को कैसे डील करना है, क्या डील करना है, तो पहले आता है रीस्ट्रक्चरिंग। इसमें क्या होता है कि वो बैंक ना, जिसने यहाँ पे इंटरेस्ट, जो एनपीए कर रहा है, मान लो जो इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, जो पैसे नहीं चुका रहा है, उसके साथ एक एग्रीमेंट करती है कि हम आपके जो रिपेमेंट पीरियड है उसको बढ़ा देंगे, आप तब दे देना, या तो हम इंटरेस्ट घटा देते हैं, तब आप दे देना। एटलीस्ट बैंक यहाँ पे ये सोचता है कि 20,000, मान लीजिए 20,000 मैंने यहाँ पे लोन दिया था, तो ये 20,000 जब मैं दे रहा हूँ, तो दो, ये भले ही वापस आ जाए, लेकिन 1 साल में नहीं आ रहे, 2 साल में आ जाए, 3 साल में आ जाए, लेकिन ये पैसा वापस आ जाए, बैंक का यहाँ पर ये कहना होता है। सिक्योरिटाइजेशन, अब यहाँ पे क्या होता है, एनपीए जो होता है, मान लीजिए बैंक के पास एक बंदे की जमीन है जिसने उनको पैसा नहीं दिया था, उनकी जमीन बैंक ने ले ली। अब ये क्या करती है, अब ये जमीन का तो बैंक के पास कोई काम नहीं है, ये बैंक क्या करता है, अब ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच देता है ये जमीन, और इस जमीन से जितना पैसा आता है वो उससे अपना एनपीए का क्या करता है, भुगतान करता है, यानी कि अपने लॉस को कम करने की कोशिश करता है, इस जमीन को बेचकर, इस जमीन को रेंट पे देकर, लीज पे देकर। कौन सी कंपनी होती है ये? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, जो ऐसे सामान खरीदती है जो डिफॉल्टर्स ने दिए होते हैं, जो लोन डिफॉल्टर्स ने दिए होते हैं। लीगल एक्शन लेती है भाई। अब यहाँ पे कोर्ट से नोटिस जाएगा, नोटिस जाने के बाद ये बंदा कोर्ट में आएगा, कोर्ट में ये बोलेगा कि मेरे पास ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा नहीं है, फिर कोर्ट बोलेगा कि इसके घर की कुर्की करो, उसके घर बेचा जाएगा, जमीन बेची जाएगी, उसके एसेट देखे जाएंगे कितने हैं, उन सबको मिलाकर अगर बैंक का पैसा बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो फिर उसको सजा होती है, या फिर वो सब चीजें होती है। आउटस्टैंडिंग डेप्ट, यानी कि जो बचा हुआ जो इंटरेस्ट है, जो लोन है, उन सबको निकालने के लिए बैंक ये लीगल एक्शन भी ले सकता है। और वेरियस अदर तरीके होते हैं, आजकल तो आपने देखा होगा कि कई लोग गुंडे भी भेज देते हैं, है ना, तो वो भी चीजें होती हैं, लेकिन वो सब चीजें इनफॉर्मल होती हैं, वो आपको यहाँ पे मतलब आपको ज्यादा इस पे ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे आई थिंक आप लोग ज्यादा चीजें समझ गए होंगे, क्या क्या चीजें होती हैं, और आपको किस चीज पे वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। अच्छा लगा वीडियो तो जरूर कमेंट करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तो गुड बाय एंड जय हिंद।